आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है केमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक, केमिस्ट्री में आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें जो कुछ मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब मैं आप सबों के बीच रखना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो एट फर्स्ट वी नो दैट एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले आप एलिमेंट को जानिए। एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट को लेकर के जब एनालाइजमेंट किया जाता है तो ये क्या होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक, एलिमेंट क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक, और ये वन टाइप ऑफ एटम मिलकर के बना होता है। ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम से बना होता है, मेड। ठीक, एक तरह का एटम से बना होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट। ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक, ये प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। केमिस्ट्री में एलिमेंट को लेकर के जब एनालाइजमेंट हम जब कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक, ये जो होता है एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक, वो प्योर सब्सटेंस दो बार लिखा गया, इसको काटें। एलिमेंट को तोड़ करके दो अलग अलग सब्सटेंस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी विधि से तोड़िए, या तो केमिकल विधि से या फिजिकल विधि से। यानी कि एलिमेंट को तोड़ करके, यानी कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू क्या लिख दें, टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस में इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक, और एलिमेंट को हमने आपको क्या बताया कि एलिमेंट को अगर आप केमिकल या बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, यानी कि देखिए एलिमेंट को आप केमिकल या फिजिकल विधि के द्वारा आप इसको तोड़ करके दो अलग अलग सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके जस्ट विपरीत भी बोल सकते हैं कि दो अलग अलग सब्सटेंस मिला करके एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब एलिमेंट कैन नॉट बी बिल्ड बाय टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग पदार्थ को मिला करके एक एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता है। एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट एक प्रकार के एटम से मिल करके बनता है। एलिमेंट को तोड़ करके दो अलग अलग डिफरेंट हम लोग सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइदर उसको केमिकल विधि से करें या फिर फिजिकल विधि से। और तीसरा में हमने आपको बताया कि एलिमेंट को जो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक ना, उसको दो अलग अलग सब्सटेंस से नहीं बना सकते हैं। ये था आपका एलिमेंट का यदि आप एग्जाम्पल लेते हैं तो हो गया आपका हाइड्रोजन, हो गया हीलियम। हाइड्रोजन का जैसे बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो एक एक एटम होगा ना, तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा, हाइड्रोजन जो सब्सटेंस इसका जो एटम होगा, तो उसका प्रत्येक सब्सटेंस जो होगा वो हाइड्रोजन एटम से ही मिलकर के बना होगा। हीलियम से ही बना होगा। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन से ही, सोडियम और भी क्लोरीन हो गया, ETC। यानी कि जितना भी आप अलग अलग एटम लेते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। इसको तोड़ करके आप अलग अलग दो पदार्थ नहीं बना सकते हैं। जैसे कि H, इसको तोड़ करके आप दो पदार्थ चाहे बनाने तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा दो पदार्थ। इससे केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु ही आपको प्राप्त होगा। और जैसे हम हाइड्रोजन के बारे में एक बात बता दें, हाइड्रोजन जो होता है ये यूनिवर्स में, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है कहाँ पर, यूनिवर्स में, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट का बात करें, यानी कि भूपर पट्टी में, ये हो गया पूरा ब्रह्मांड में, और ये हो गया अर्थ
क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तब ना ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और यूनिवर्स में हाइड्रोजन। और यदि हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले हम आपको क्या बताया, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इससे कम सिलिकॉन, इससे एल्युमिनियम, फिर फेरस, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। इस प्रकार से इसका सीढ़ी दर सीढ़ी चलते आ रहा है। और एल्युमिनियम जो होता है, ठीक ना, एल्युमिनियम ये पर अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में मेटल पाया जाता है। ये जो होता है एल्युमिनियम जो होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये एक ऐसा मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल है पाया जाता है। आपको हम सीधी लैंग्वेज में यदि हम बता दें कि हमारी जो भूपर्पट्टी होती है, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु होता है वो क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, ठीक। और नाइट्रोजन गैस का यदि हम बात कर लें, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये एबुंडेंट, वहाँ एबुंडेंट उसको बोलते हैं, एबुंडेंट। ये नाइट्रोजन तो आपका क्या है? एबुंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन is the most abundant element in atmosphere. Aluminum is the most abundant metal in earth crust. Understand? ये था आपका एलिमेंट। अब देखिए, अगर हम आपको एलिमेंट के बारे में और एक बार हम रिपीट करते हैं कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। देखिए, एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस होता है, एकदम प्योर होता है, ठीक है। वो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। एलिमेंट को हम तोड़ करके केमिकल या फिर फिजिकल विधि से तोड़ करके इसको दो अलग अलग पार्ट में नहीं बांट सकते हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंस लेकर के हम एलिमेंट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट के तौर पर जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस प्रकार ETC एलिमेंट है। हमारे यूनिवर्स में अब तक में 118 119 एलिमेंट अब तक पाए जा चुके हैं, ठीक है ना। और यूनिवर्स में हम यदि यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड का बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट का बात करें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। एल्युमिनियम का और हम एल्युमिनियम के बारे में आपको जानकारी दे दें तो वो हमारे भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल जो होता है वो होता है एल्युमिनियम। और हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं क्या चीज़ का? एलिमेंट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एटम का, कि एटम किसको बोलते हैं। एटम कहने का मतलब परमाणु। ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो एटम क्या होता है? ये कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। कोई भी एलिमेंट का क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब, हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें तो जैसे वाटर का जो आपने केमिकल रिएक्शन होता है, वाटर का जो केमिकल रिएक्शन होता है ये H2 + O2 मिल करके H2 बनता है। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं होता है। होता कैसे है? सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रेक करता है H में, ठीक, फिर ऑक्सीजन भी ब्रेक होता है O में। अब इसका एक एटम हो गया, इसका एक एटम हो गया, ये भी एक एटम हो गया, ये भी एक एटम हो गया। अब रिएक्शन करके ये क्या करता है? रिएक्शन करके तब पानी बनाता है, ना कि डायरेक्ट रिएक्शन। ये पहले ब्रेक करता है, ये भी पहले ब्रेक करता है, तब यह H2O बनाता है, तब पानी बनाता है, ठीक है। जिसका उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं? पीने में, और भी हर चीज़ में पानी का उपयोग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो, यदि हम बात करें एलिमेंट का सबसे छोटा भाग क्या होता है? एलिमेंट का
सबसे छोटा भाग क्या होता है? एटम होता है, हैं? एलिमेंट का सबसे छोटा भाग क्या होता है? एटम होता है। एटम में जैसे हो गया एच हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है एटम। लेकिन इसका और भी एक छोटा भाग होता है, वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? एक ही परमाणु से बनता है जो, ठीक है, एक ही परमाणु से बनता है, लेकिन उसका मात्रा जो होता है एक ना होकर के एक से अधिक होता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ETC आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कि एलिमेंट जब ब्रेक करेगा, ठीक है, ये क्या है? ये यदि हम आपको हम एलिमेंट का जो छोटा छोटा पार्ट होता है एटम और मॉलिक्यूल, हम उसको आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए ये जो आपका H2 और O2 है, ठीक है, H2 प्लस O2 बराबर H2 हमने बनाया था, ठीक है। तो इसको यदि पूछेगा ये क्या है, तो ये एटम, ये जो है क्या है? ये जो एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट का सबसे छोटा भाग एटम है या मॉलिक्यूल है? तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जो मिला हुआ रहता है। ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। यदि हम बात करें ये जो ब्रेक करता है H और H में, और ये जब ब्रेक करता है O और O में, ठीक ना, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे हम लोग एटम। तब H2O का निर्माण होता है। उसके बाद हम आपके जानकारी के लिए आपको बता दें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक ना, एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, कोई भी एटम का जो सबसे मूलभूत इकाई होता है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। सबसे पहले देखिए एटम हमारा कैसा होता है? एटम हमारा स्फीयर के रूप में पाया जाता है, ठीक। एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये रहता है, ठीक है। एक एटम है, एटम का जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा को किए देते हैं नाम, दूसरा को L, तीसरा को M, N, ऐसे बढ़ते जाता है। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरा में 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तीसरा में कितना लगाता है? 32। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक ना। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि पहला में क्या को इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दूसरा में क्या को लगाता है, तीसरा में क्या को, चौथा में क्या को, पाँचवा में क्या को, ठीक ना। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। ये क्या हो गया? ये आपका पहला ऑर्बिट है, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट, ये है चौथा ऑर्बिट, ठीक ना। यदि आप निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो उसको आप क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अंडरस्टैंड? जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको दूसरा ऑर्बिट का निकालना है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट का निकालना है तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? 2n²। 2 गुना नंबर, ऑर्बिट का जो संख्या है, कितना नंबर पर है ये? दूसरा नंबर पर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 बराबर 8। तो इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। 8 गो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो कैसे लगाता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ठीक ना। उसी के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चक्कर लगा पाता है, ठीक ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाता है। और हम आपको बता दें, हम बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो कैसे लगाता है? एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसी के कारण चक्कर लगाता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर,
ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे तगड़ा फोर्स होता है ये न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ये फोर्स क्या करता है, ये सभी को खींच करके रखता है, ठीक ना, अट्रैक्ट करके रखता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, ठीक ना। और वो किससे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण। और इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पर ये तो प्रोटॉन हो गया, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ठीक ना। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फर्स्ट वाला ऑर्बिट में ये पकड़ ज़्यादा, यानी कि इसमें अट्रैक्शन अधिक होगा। पहला वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या होगा, इसका पकड़ मजबूत होगा, इससे कम पकड़, इससे कम पकड़, इससे और थोड़ा कम पकड़। सबसे कम पकड़ कहाँ पर होगा, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट में, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर में होता है कंडक्शन बैंड, ठीक ना। और हम बता दें, जिस प्रकार अर्थ जो होता है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर किसे ये लगा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स होता है, ठीक ना, एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अर्थ जो होता है किसके ओर चारों ओर चक्कर लगा पाता है, सन के चारों ओर। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दूसरे के वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ये किसके वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, दो मास के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक ना। m1 हो गया जिसे इसका मास, और m2 हो गया इसका मास। ये दोनों मास के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अर्थ जो है ये रोटेट कर पा रहा है किसके चारों ओर, अर्थ जो होता है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है किसके ओर, ये कर रहा है सर्कुलर मोशन सन के चारों ओर। अर्थ जो होता है ये दो तरह का घूर्णन करता है। पहला तो एक अपना एक्सिस पर घूमता है जिससे कि दिन और रात होता है, ठीक है ना। और क्या करता है, और दूसरा टाइप में जो घूरता है वो घूरता है पृथ्वी के चारों, सन के चारों ओर घूरता है दूसरा कंडीशन में। पहला तो अपना एक्सिस पर घूमेगा, ऐसे 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 घूमते रहेगा दिन और रात उसके वजह से होता है। और दूसरा कंडीशन जो है वो सन के चारों ओर घूरता है, जिससे कि हमारा साल जो बदलता है वो सन के चारों ओर बदलने से होता है, ठीक ना। एक आपने पढ़ा था कि F बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक ना। दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। तो एक बात बता दें, यहाँ पर प्रोटॉन पर प्लस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। तो ये दोनों को अट्रैक्ट करना चाहिए, एक प्लस एक माइनस, लेकिन अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है,